नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो उड़ने की बात तो करती है पर असल में जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं रिचर्ड बाक की जानी मानी किताब जोनाथन लिविंगस्टन सीगल के हिंदी संस्करण की। हम्म। और ये कहानी मतलब सिर्फ एक समुद्री पंछी की नहीं है, ये कहीं ज्यादा है। अपनी काबिलियत पहचानना, बेहतर बनना, जिंदगी का मतलब ढूंढना, एक अनोखी यात्रा है ये। सही कहा। तो आज की हमारी ये बातचीत इसका आधार है इस किताब के हिंदी संस्करण के कुछ हिस्से। मंजुल पब्लिशिंग हाउस ने छापा है और नीलाभ जी का अनुवाद है। जी। हम भाग 1 से 4 और हाँ, लेखक के अंतिम शब्द पर भी गौर करेंगे। अच्छा। तो कोशिश रहेगी कि हम जोनाथन के सफर के पीछे जो संदेश छिपे हैं उन्हें समझें, उसकी उड़ान, उसकी सीख और फिर उसके बाद क्या हुआ वो भी। हाँ, खासकर वो चौथा भाग और लेखक के शब्द, वो एक अलग ही नजरिया लेते हैं पूरी चीज को। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी के मायने समझने के लिए शुरू करते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। यहीं जोनाथन की कहानी शुरू होती है और ये कोई आम सीगल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे खाने से ज्यादा उड़ने का जुनून है। हाँ, जहाँ बाकी सब सीगल, उनका तो एक ही काम है, खाना ढूंढो, पेट भरो। बस झुंड का वही नीरस जीवन, और जोनाथन, उसे तो उड़ने की कला में माहिर होना है। और इसके लिए वो बहुत कुछ झेलता है, मुश्किलें, चोटें। हाँ, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी, वो भी निराश हो जाते हैं। कहते हैं तुम तो सिर्फ हड्डियों और पंखों का ढेर रह गए हो। यहीं यहीं वो पहला टकराव आता है कहानी का। हाँ। एक तरफ जोनाथन का अपना रास्ता चुनने का जज्बा, मतलब व्यक्तिवाद, और दूसरी तरफ झुंड का दबाव कि सब एक जैसे रहो, अनुरूपता जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जोनाथन के अंदर तो बस एक ही जिद है, जानना है कि वो हवा में क्या कर सकता है, क्या नहीं। वो कहता भी है ये। और दूसरी तरफ पिता का उपदेश। हाँ, पिता समझाते हैं, तभी उड़ान को खा थोड़ी सकते हो, तुम उड़ते हो ताकि खा सको। साफ मतलब है झुंड चाहता है वो बस जीने के लिए जरूरी काम करे, अपनी धुन में ना उड़े। बिल्कुल। ये जीने के मकसद पर ही दो अलग सोच हैं, लेकिन जोनाथन रुकता नहीं। नहीं, वो लगा रहता है। और अपनी लगन से वो ऐसी रफ्तार हासिल करता है जो किसी सीगल ने सोची भी नहीं होगी। पहले 90 मील प्रति घंटा, फिर 214। हाँ, 214 मील प्रति घंटा। ये तो मतलब कमाल था सीगल्स के लिए। कमाल की बात है, पर इस कोशिश में वो मौत के बहुत करीब पहुंच जाता है। बिल्कुल। एक पल को हिम्मत भी हार जाता है। हाँ, निराश होता है, पर फिर उसे वो छोटे पंखों का राज समझ आता है और फिर नए जोश से जुट जाता है। ये दिखाता है कि कुछ नया खोजने में मजा तो है, पर खतरा भी है। खतरा भी उतना ही है। सही कहा। हाँ। ये अपनी हदों को चुनौती देना है, हारना और फिर हार से सीखना। कहानी यही बताती है कि हमारी असली ताकत अक्सर हमारी मानी हुई सीमाओं के पार होती है। लेकिन झुंड झुंड का क्या रवैया रहता है? झुंड वही करता है जो अक्सर समाज करता है। एक सभा बुलाते हैं और जोनाथन को बहिष्कृत कर देते हैं समाज से बाहर। ओहो, ये तो बहुत दुखद रहा होगा, अकेलापन। हाँ, दुखद तो था, पर दिलचस्प बात यह है, किताब कहती है उसका एकमात्र दुख अकेलापन नहीं था, अच्छा। बल्कि ये था कि दूसरे सीगल्स ने उस शान में विश्वास करने से इनकार किया था जो उड़ने में थी। मतलब उसे अकेले होने से ज्यादा इस बात का दुख था कि कोई उसकी उड़ान की खूबसूरती, उसकी आजादी को समझना ही नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन इसी बहिष्कार ने उसे पूरी तरह से आजाद भी कर दिया। अब वो सीखने के लिए स्वतंत्र था। और फिर भाग 1 के आखिर में जब वो अकेला ही अपनी उड़ान को और बेहतर बना रहा है, 2 चमकीले सीगल आते हैं। हाँ, वो उसकी काबिलियत पहचानते हैं और कहते हैं एक स्कूल खत्म हो गया है, अब दूसरा शुरू होने का समय है। साफ इशारा कि यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। बिल्कुल। अब आते हैं भाग 2 पर। जोनाथन एक नई बेहतर सी जगह पहुंचता है। उसका शरीर भी पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा कुशल। वो सोचता है शायद यही स्वर्ग है, और यहाँ उसे अपने जैसे ही सोचने वाले सीगल मिलते हैं। हाँ, यहाँ जो समुद्री पंछी थे वे उसी की तरह सोचते थे। यहाँ उसकी मुलाकात सिल्वन से होती है। अच्छा। और सिल्वन उसे समझाता है कि ये सफर, ये तो कई जन्मों का है। 1000 जन्म जॉन, 10,000 जन्म। हो। और यहीं स्वर का असली मतलब भी सामने आता है। ये कोई जगह नहीं है, ये तो मन की एक अवस्था है, परफेक्ट होना, पूर्ण बनना। जैसा वो बूढ़े मुखिया चियांग कहते हैं बाद में। हाँ, चियांग। वो कहते हैं स्वर्ग कोई जगह नहीं है और वह कोई समय नहीं है, स्वर्ग है पूर्ण बनना। और चियांग उसे एक और कमाल की चीज सिखाते हैं, विचार की रफ्तार से उड़ना। हाँ, मतलब बिना हिले डुले सिर्फ सोच से कहीं भी पहुंच जाना। ये कैसे मुमकिन है? इसका राज है अपने असली रूप को पहचानना। चियांग कहते हैं
कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो एक अनलिखी संख्या की तरह परफेक्ट है। वो एक ही समय में हर जगह मौजूद है, सीमाओं से परे। वाह। और जोनाथन ये सीख लेता है। हाँ, सीख लेता है। चियांग उसे याद दिलाते हैं कि जहां वो जाना चाहता है वहां वो सोच के जरिए पहले ही पहुंच चुके हो। फिर चियांग चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते एक जरूरी बात कहते हैं, प्रेम पर काम करते रहना। प्रेम पर काम करते रहना। हाँ, और इसके बाद जोनाथन के मन में धरती पर लौटने की इच्छा जोर पकड़ने लगती है। वो दूसरों को सिखाना चाहता है। ये हिस्सा गुरु शिष्य परंपरा, लगातार सीखते रहने और ज्ञान के साथ जो जिम्मेदारी आती है उस पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। और जोनाथन के अंदर एक कश्मकश भी है। क्या यहीं रहकर सीखने वालों की मदद करे, जैसा सिल्वन कहते हैं, या वापस धरती पर जाए, उन लोगों के पास जो अभी तक उड़ान का मतलब ही नहीं समझे। और वो वापस जाने का फैसला करता है। हाँ, क्योंकि उसके लिए प्रेम का मतलब सिर्फ कोई एहसास नहीं है, उसके लिए प्रेम है उस सच्चाई को बांटना जो उसने सीखी है। अच्छा। जैसा किताब में लिखा है, प्रेम को जाहिर करने का उसका अपना तरीका बस एक ही था, जो सच उसने देखा है उसका कुछ हिस्सा उस सीगल को देना जो खुद सच देखने का बस एक मौका चाहता हो। वो मदद के लिए लौटता है। भाग 3 में जोनाथन धरती पर लौट आता है और यहाँ उसकी मुलाकात होती है फ्लेचर लिंच सीगल से। हाँ, फ्लेचर एक और बहिष्कृत, गुस्से में है पर सीखने को तैयार है। और जोनाथन उसका गुरु बन जाता है। और यही सिखाने की चुनौतियां सामने आती हैं। देखिए, जोनाथन सिर्फ उड़ने की तकनीक नहीं सिखाना चाहता, वो तो गहरी बातें बताना चाहता है। बिल्कुल, जिंदगी के सच, जैसे तुम्हारी सीमाएं सिर्फ तुम्हारे विचार के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन फ्लेचर जैसे शिशु को क्या पसंद आता है? हाथ से करके सीखने वाले काम, प्रैक्टिस, क्योंकि वो तेज और मजेदार लगती हैं। हाँ, ये तो होता है। गहरी बातें समझना मुश्किल होता है। यही किसी भी गुरु शिष्य रिश्ते की चुनौती है, गहरी फिलॉसफी को आसान कैसे बनाया जाए। हाँ, ये फर्क दिखता है। फिर जोनाथन अपने कुछ शिष्यों के साथ वापस झुंड के पास जाता है। पहले तो झुंड उन्हें देखना भी नहीं चाहता, कहता है इन्हें नजरअंदाज करो। लेकिन जोनाथन और उसके शिष्य अपना अभ्यास जारी रखते हैं, वहीं सबके सामने। और धीरे धीरे दूसरे सीगल हॉकी होकर देखने लगते हैं, सोचते हैं ये चल क्या रहा है। और फिर वो घटना होती है, कर्क मिनार्ड गल वाली। हाँ, वो अहम मोड़ है। कर्क मिनार्ड, जिसका पंख टूटा हुआ था, जोनाथन के कहने पर उड़ने की कोशिश करता है और उड़ जाता है। वो चिल्लाता है, मैं उड़ सकता हूँ, सुनो मैं उड़ सकता हूँ। ये देखकर झुंड हैरान, भौचक्का। ये दिखाता है कि बातों से ज्यादा असर करके दिखाने का होता है, प्रदर्शन की शक्ति। सही कहा। और यहीं पर झुंड के पुराने नियम, उनका कानून और जोनाथन के सिखाए ऊंचे सिद्धांत। हाँ, जैसे सच्चा कानून वही है जो आजादी की तरफ ले जाता है, इनके बीच का तनाव साफ दिखता है। और एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? कि झुंड ऐसे अलग सोचने वाले को या तो देवता मान लेता है या शैतान। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे जोनाथन को बाद में कहा भी जाता है, वे तुम्हें शैतान कहते हैं या वे तुम्हें भगवान कहते हैं। लोग आसानी से किसी को बीच में रखने को तैयार नहीं होते, बस एक सीखने और सिखाने वाला। कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ शायद तब आता है जब फ्लेचर तेजी से उड़ते हुए एक चट्टान से टकरा जाता है। हाँ, और सबको लगता है कि वो मर गया। झुंड घबरा जाता है। लेकिन जोनाथन उसे मौत के पार देखने में मदद करता है। वो फ्लेचर से कहता है कि ये चट्टान जैसी रुकावटें, ये सीमाएं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है। बिल्कुल। वो मजाक में ये भी कहता है, चट्टान के बीच से होकर उड़ना हमारे कार्यक्रम में कुछ आगे चलकर आने वाला था। और फ्लेचर जैसे जी उठता है। पर झुंड से चमत्कार नहीं मानता। नहीं, वो इसे जादू टोना समझते हैं, चिल्लाते हैं शैतान है और हिंसक हो जाते हैं। इस घटना के बाद जोनाथन वहां से चला जाता है और फ्लेचर को अपना काम जारी रखने के लिए नया शिक्षक बनाकर छोड़ जाता है। ये हिस्सा कई चीजें एक साथ दिखाता है। एक तो मौत जैसी मानी हुई सीमाओं को भी पार करने की संभावना। दूसरा, भीड़ कैसे डर और नासमझी में खतरनाक हो सकती है, मॉब मेंटालिटी। हाँ। और सबसे जरूरी, सीखने सिखाने का वो सिलसिला जो चलता रहता है। जोनाथन का आखिरी संदेश यही है, किसी बाहरी गुरु पर निर्भर मत रहो, अपने अंदर की सच्चाई को समझो और उसका अभ्यास करो। वो फ्लेचर से कहता भी है, तुम्हें अब मेरी कोई जरूरत नहीं रह गई है, तुम्हें उसे समझने और अभ्यास करने की जरूरत है। बिल्कुल। और फ्लेचर को आखिरकार समझ आ जाता है। वो मनी मन पूछता है, कोई सीमा नहीं जोनाथन, जैसे उसे अब यकीन हो गया हो। हाँ, यहाँ तक कहानी एक उम्मीद, एक प्रेरणा देती है। लेकिन फिर आता है भाग 4। हाँ, भाग 4, जो मूल कहानी के काफी बाद में जोड़ा गया था। जी।
ये भाग जॉनथन के जाने के कई दशकों बाद का हाल बताता है और तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। हाँ, शुरुआत में तो सब ठीक चलता है, एक सुनहरा दौर जैसा आता है, लेकिन धीरे धीरे जॉनथन का असली संदेश खो जाता है। वो आजादी, वो उड़ान का आनंद, उसकी जगह ले लेते हैं कर्मकांड, Yeah. नियम। हाँ, अब सीगल उड़ान का अभ्यास करने की बजाय सिर्फ जॉनथन की कही बातों को रटने लगते हैं, तोते की तरह। उसकी याद में पत्थर की चट्टानें खड़ी कर दी जाती हैं, एकता की चट्टान। और वो सीगल अपनी चोंच में खास टहनियां दबाकर घूमने लगते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कितने पहुंचे हुए हैं, कितने ऊंचे दर्जे के हैं। बिल्कुल, असली उड़ान की जगह अब ये सब दिखावा और नियम कानून आ गए। और वो एक अजीब सा मंत्र जपने लगते हैं, हे जॉनथन गल, महान गल, ओनिक हम पर दया कर। ये तो बिल्कुल ही उलट है जॉनथन की सोच से। बिल्कुल उलट, और ये कड़वी सच्चाई दिखाता है कैसे कोई भी अच्छा विचार, कोई भी आंदोलन वक्त के साथ अपनी रूह खो सकता है। लोग असली मतलब भूल जाते हैं और सिर्फ बाहरी निशानियों, रस्मों रिवाजों में उलझ जाते हैं। इसे ही हठधर्मिता कहते हैं, डॉगमा। आंख बंद करके मान लेना, बिना समझे। हाँ, और ये सिर्फ सीगल्स की कहानी नहीं है, हम इंसानों के इतिहास में भी ऐसा बार बार हुआ है, धर्मों के साथ, विचारधाराओं के साथ, संस्थाओं के साथ। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण दिखती है। हाँ, दिखती है। एंथनी सीगल जैसे नए पंछी सामने आते हैं। अच्छा। ये नई पीढ़ी के हैं और ये इन रस्मों रिवाजों पर सवाल उठाते हैं, पूछते हैं ये सब क्यों, इसका मतलब क्या है। वो जवाब ढूंढते हैं। हाँ, वो छिपकर खुद उड़ने का अभ्यास करते हैं और उस असली आनंद को फिर से खोजते हैं। वो जॉनथन का नाम लेने से भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये नाम कर्मकांड और नियमों से जुड़ गया है। वो अपनी सच्चाई खुद पाना चाहते हैं, किसी पुराने नाम के सहारे नहीं। और फिर किताब के आखिर में लेखक रिचर्ड बाख के अंतिम शब्द हैं। हाँ, लेखक का नोट। वो बताते हैं कि शुरू में वो भाग 4 छापना नहीं चाहते थे। उन्हें लगा ये कहानी का मूड खराब कर देगा, वो जो उम्मीद थी उसे कम कर देगा। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये हिस्सा बहुत जरूरी है। ये एक चेतावनी है। चेतावनी? किस बात की? इस बात की कि कैसे सत्ता, नियम और रस्में धीरे धीरे हमारी आजादी को खत्म कर सकती हैं। जैसा वो लिखते भी हैं, शासक की शक्तियां और अनुष्ठान धीरे धीरे हमारे जीने की स्वतंत्रता को खत्म कर देंगे। ये तो गहरी बात है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि आजादी कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। उसे लगातार बचाए रखना पड़ता है, हर पीढ़ी को। तो अगर हम पूरी यात्रा को देखें, जॉनथन एक निकाला हुआ पंछी था, फिर वो सीखने वाला बना, फिर गुरु, फिर शिक्षक, और आखिर में उसकी विरासत भी थोड़ी उलझ गई। इस सफर में कई बातें उभर कर आईं। अपनी क्षमता को पहचानना, बेहतर बनने की कोशिश, आजादी की कीमत, सीखने का महत्व, प्रेम का असली मतलब, सिखाने की जिम्मेदारी, और कैसे अच्छे विचार भी नियमों के जाल में फंस सकते हैं, हठधर्मिता का खतरा। अंत में ये कहानी सिर्फ समुद्री पक्षियों के बारे में नहीं है। ये हम सबके अंदर की उस तड़प का प्रतीक है। वो तड़प जो सीमाओं को तोड़कर उड़ना चाहती है, जो जिंदगी का गहरा मतलब खोजना चाहती है। जॉनथन वो संभावना है जो हम सब में है। बिल्कुल। और भाग 4 हमें सावधान करता है कि उस संभावना को बाहरी नियमों और दिखावे में खोने न दें। बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि क्या सच्ची उड़ान, सच्ची आजादी हमेशा अकेले ही खोजनी पड़ती है? क्या संगठित शिक्षा या परंपरा इसमें कभी मददगार नहीं हो सकती? या फिर क्या हर पीढ़ी को अपना आसमान, अपनी सच्चाई खुद ही नए सिरे से तलाशनी होती है? सोचने वाली बात है। इस गहरी उड़ान में हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया।